नमस्कार, रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से आज एक बार फिर से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ, जो भी हमारे इस प्रोग्राम शख्सियत में जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं। तो शख्सियत के इस अंक में जो आज हमारे साथ शख्सियत हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी थिएटर में डॉक्टरेट, एनएससी रेperटरी की ए ग्रेड आर्टिस्ट, रंगकर्मी, टेलीविजन धारावाहिक और सिनेमा का एक बड़ा नाम, जाना पहचाना चेहरा, आकाशवाणी से जिनका गहरा रिश्ता है, संगीतकार, गीतकार, लेखक, क्या नहीं है वो, मल्टी टैलेंटेड गोविंद पांडे जी, डॉक्टर गोविंद पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। डॉक्टर गोविंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे हमारे इस कार्यक्रम का फॉर्मेट है कि ये यंग थिएटर्स या यंग परफॉर्मर्स के लिए है, जो सेलिब्रिटीज हमारे शो में आती हैं, उनकी जो लाइफ जर्नी रही है और उस जर्नी को में जो मुश्किलात आती हैं उनको पार करके वो किस तरह से इस मकाम तक पहुंचे हैं। तो मैं चाहूंगी, आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी जर्नी, जो कला के क्षेत्र की आपकी जर्नी है, वो हमसे साझा कीजिए। हाँ, देखिए, मैं बताऊं कि बचपन से शौक था मुझे कि मुझे ये हमारे जमाने में वो हम जब छोटे थे 73, 74, 75 के आसपास की बात बता रहा हूँ कि वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे। तो जब हम लोग टीवी देखते थे, कभी कभी देखने को मिलता नहीं था, चोरी छिपे से या कभी कहीं देखने को मिल गया, तो हमें लगता था कि ये भगवान है, तो हमें भी ऐसा बनना है। राजेश खन्ना साहब और ये जितने मुझे धुंधली धुंधली याद है। तो होता क्या था कि अब घर में ये बात कह नहीं सकते थे। मैं तो 7 भाई बहनों में सबसे छोटा था और हमारे ब्राह्मण फैमिली में दूर दूर तक कहीं गाना बजाना या नाटक के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। और हमारे पहाड़ में तो ये माना जाता था कि ये हमारे ब्राह्मण लोग ये काम नहीं करते, वो पढ़ाई का काम करेंगे और कुछ सरकारी किसी बड़े ओहदे पे जाएं या बिजनेस करेंगे, यही सोच थी। तो मन में रह गई वो सारी चीजें। तो पिताजी रामलीला करवाया करते थे कौल बाग में, तो बस वहां जाके देखते थे हम लोग। और वापसी में जो है शोले फिल्म आई थी उस वक्त, तो उसके डायलॉग जो है हमारे कानों में पड़ गए थे। कितने आदमी थे, तो वो चिल्लाते चिल्लाते रात को कभी कभी किसी के दरवाजे पे, तो ऊपर से आवाज आती थी, गालियां पड़ती थी, अबे सारे दरवाजे पे क्यों चिल्ला रहा है। हमें तो होश नहीं रहता था। 2-2:30 बजे रामलीला खत्म होती तो हम लोग निकलते थे। खैर, वो करते करते जब मैं 8th क्लास में आ गया, तो हमारे को पता लगा कि एक मंडी हाउस जगह है, वहां आर्टिस्टों का कुछ होता है, जी उसके लिए गाना बजाना नाचना ये सब आना चाहिए। तो बाल भवन जाना शुरू कर दिया। जी और बाल भवन से जो है मैंने वहाँ जो ग्रुप वगैरह होते हैं, उस जमाने में ये आपकी रेखा बंसल जो थी, रेखा भारद्वाज, ये जी जी हाँ, ये जो सिंगर होती हैं भारद्वाज जी की वाइफ, तो जी उस पर रेखा बंसल हुआ करती थी और ये म्यूजिक फैकल्टी में थी और वहां से, मगर हाइट में बहुत छोटी थी, तो ये हमारे प्रोग्रामों में आती थी और हमें लगता था यार ये कितना अच्छा गाती बच्ची। हम तो हाइट में लंबे लंबे थे मगर उम्र में छोटे थे, और वो उम्र में बड़ी थी और हाइट में बहुत छोटी थी। तो बच्चों के साथ हाँ, बच्चों के साथ मिक्स होके गाती थी। और वहां के टीचर जो है उनको ले लेते, और वो कमाल के सिंगर थी, मतलब जैसा अभी गाती है वैसे ही गाती थी उस वक्त भी। तो हम लोगों को लगता था कि अरे हम तो बहुत पीछे हैं यार, ये कहाँ है, हम कुछ भी नहीं। तो इस तरह से हमारा वहां से ना बाल भवन से शुरुआत हुई। फिर हमारे एक रिलेटिव थे, वो लेके आ गए 80s के आसपास हमें मंडी हाउस। तो मोहन उप्रेती जी और बीएम शाह जी एनएसडी के डायरेक्टर थे उस वक्त, और मोहन उप्रेती जी वहाँ प्रोफेसर हुआ करते थे। और नैमा उप्रेती खान जो आपके रेडियो टीवी में होती थी, पैक्स होती थी, प्रोड्यूसर होती थी, वो उनकी वाइफ थी, नैमा उप्रेती खान। तो वो उनके ग्रुप में प्रगति कला केंद्र में फिर उन्होंने मुझे ज्वाइन करा दिया। भारतीय कला केंद्र के पीछे, कमानी के जस्ट पीछे झनकार थिएटर हुआ करता था, वो तोड़ दिया, वहां पर एसी का प्लांट बन गया। अभी एक 100 सीटर एक छोटा सा ऑडी हुआ करता था, जिसमें प्रोग्राम होते थे, छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे, तो उसमें रिहर्सल हुआ करती थी। फिर वहां से वो, फिर कुछ 1-2 साल तक वहां हुआ मेरे आने के बाद, फिर वो टूट गया। तो एलटीजी में फिर हम लोग ऊपर रिहर्सल करते थे, और मैं 97 तक फिर वहां रिहर्सल उनके साथ करता रहा, जिसमें बीएम बडोला साहब, विनोद नागपाल साहब, विनोद दुआ, हिमांशु जोशी, और बड़े अच्छे अच्छे विनोद, ये सब जितने भी थे हमारे ग्रुप से जुड़े हुए थे। और एक बात और बता दूं कि हमारे ही ग्रुप से थे मनोज श्याम जोशी, जिन्होंने हम लोग बनाया सबसे पहला सोप ओपेरा, वो भी क्या हमारे बात। ग्रुप से थे। हाँ, तो हम तो खैर, हम लोग तो हमारे आने से पहले तक वो उस फील्ड से निकल चुके थे, मतलब वो हम लोगों की हिम्मत नहीं होती थी उनसे ये, मगर सपना पाल रखा था कि हम भी क्या। तो हमारे एक एक्टर थे विश्व मोहन बडोला जी,
वो जी जी। उसमें काम करते थे। आकाशवाणी के बहुत ही बढ़िया कलाकार, ए ग्रेड हाँ, आर्टिस्ट बहुत रहे बढ़िया। हैं और मनोरंजन। जर्नलिस्ट भी थे। तो हमारे ग्रुप का एक बहुत बिल्कुल। बड़ा था कि पढ़े लिखे लोग और बिजनेसमैन, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े ओहदों के लोग, और साथ में सिंगर भी, एक्टर भी, और ये भी विनोद नागपाल साहब, उनका बिजनेस था, उनकी वाइफ कविता नागपाल, तो ये कमाल के एक्टर। और विनोद दुआ जी भी, नीना गुप्ता भी कभी आती थी, रवि वासवानी साहब आते थे। तो ये एक अच्छा ग्रुप था मोहन उप्रेती जी का, पर्वती कला केंद्र, और बी एम शाह जी का। जी। वहां से हमने शुरुआत करी, मगर घर वालों को, मैं 8th क्लास में आ गया था वहां, 12th क्लास तक पता नहीं लगा कि मैं मंडी हाउस जाता हूं, अगर जाता तो पिटता, और पिटा भी। हाँ। उसके बाद जब मैं 12th में आ गया, तब उनको पता लगा कि यार ये मंडी हाउस जाता है और कुछ करता है। मगर मैंने अपनी पढ़ाई में, मैं एक बात बता दूं कि पढ़ाई में कभी भी आंच नहीं आने दी। मैं शाम को किसी न किसी बहाने 2-3 घंटे रिहर्सल करने के लिए 6 बजे, 5:30 बजे हम पहुंच जाते थे, और 8:30 बजे, पौने 9 तक रिहर्सल होती थी, वहां से फिर भाग के हम 9:15 तक घर पहुंच जाते थे। तो पूछते कहाँ से आ रहे, पढ़ के आ रहा हूँ, तो वो ऐसा झूठ बोल देता था मैं। तो ऐसा कर करके जब 12th क्लास में तक आ गया, तो तब पता लगा भाइयों को कि यार ये कुछ कर रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है कुछ। तो फिर उनको पता लगा कि मैंने उस बीच बालभवन भी गया, बालभवन भी, गंधर्व वेश से भी गया, और इसी बीच फिर ये साथ में थिएटर भी किया, और पढ़ाई अपनी बरकरार रखी, पढ़ाई में कहीं कमी नहीं आने दी। तो ये तो है वहां तक का पढ़ा। और इस बीच में मतलब बिल्कुल छिपा के रखा मैंने घर वालों से। उसकी वजह ये थी कि सबसे छोटा था घर में, और सारे भाई बड़े थे, बहनें बड़ी थी, पिताजी, तो सबको लगता था कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ कर कहाँ बर्बाद होगा ये। और उस जमाने में ये था कि नहीं यार, थिएटर करने वालों, यार ये म्यूजिक का काम करने वाले, ये बेकार निठल्ले होते हैं, इनका कोई, यार कोई मतलब ही नहीं होता इनका। जैसे कि उस दौरान पूछ लेते क्या कर रहा है, क्या करते हो, कहते हो मैं थिएटर करने जाता हूँ। तो नहीं नहीं, थिएटर तो तुम करते हो, मगर करते क्या हो। तो ये इस तरह के भाव, हाँ, तो भाव ऐसा था उस वक्त। अब मैं आपको बताऊं कि ये एक जद्दोजहद तो घर वालों की थी। दूसरी ये थी कि भाई किस तरह से अपने को इन्हांस करें, एनएसडी के लिए प्रिपेयर करें, और एनएसडी के बाद फिर आगे फिल्म सीरियल के लिए और बड़ी जगहों के लिए, और आपके उस वक्त दूरदर्शन जो था वो, या रेडियो आना बहुत मुश्किल था। और कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हुआ करते थे हमारे, हम तो रेडियो में सुनते थे उस वक्त, और कभी सपने लेते थे कि कभी हम लोग भी क्या यहाँ आ पाएंगे। हवा महल वगैरह प्रोग्राम जब आते थे, और अच्छे अच्छे जी। प्रोग्राम आते थे, और इतने बढ़िया आर्टिस्ट थे उस वक्त के, जितने भी उस दौर में। तो हम, सपना था हमारे लिए कि रेडियो में आना और दूरदर्शन के किसी प्रोग्राम में आना। तो यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे टक्कर ली जाए इनसे। तो अच्छा, फिर दूसरा क्या था कि शाहजी वगैरह सब पढ़े लिखे लोग, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर भी रहे वो लोग। और मोहन उप्रेती साहब, वो तो बहुत ही इप्टा के बहुत बड़े मेंबर थे और पढ़े लिखे। उन्होंने नरेंद्र तिवारी जैसे आदमी को पढ़ाया, मतलब एमए में इलाहाबाद में। तो वो रशिया भी जाते थे जब पीसी जोशी और इन लोगों के साथ, कम्युनिस्ट थे वो। और उनका एक ही जोर रहता था कि इस फील्ड में आना है तो पढ़ो लिखो। तो एक, पढ़ाई लिखाई को बरकरार रखना है। दूसरा, ये सब सीखना है कि गाना भी सीखो, बजाना भी सीखो, नाचना भी सीखो। क्या तब बात एक्टर है। बनोगे, तब एक्टर बनोगे तुम। और पढ़ाई भी करो, और समाज में क्या हो रहा है ये भी देखो, और बड़े ईमानदार रहो, टाइम से आओ, पंक्चुअल रहो। मोहन जी बोलते थे। और दूसरी जो आर्टिस्टों में बुरी आदतें होती हैं, शराब पीना और दूसरा काम, वो मत करना बिल्कुल, ये बोला उन्होंने मुझे। तो ये वो आदत पड़ गई हमें आज भी। मतलब कई जगह फेस्टिवल्स होते हैं, या बड़े बड़े जी के प्रोग्राम होते हैं, कभी स्टार के इवेंट होते हैं, तो 8 बजे का प्रोग्राम होता है, तो मैं तो 8 बजे 8:05 पे पहुंच जाता हूँ। तो वहां देखा खाली। तो कई बार ये होता है कि फिर आ जाते हैं, फिर बाहर बैठ जाते हैं, अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब वो आदत बन गई हम लोगों की, कि टाइम से पहुंचना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी आए। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सब वहां से, ये सीख वहां से मिली। तो ये एक सबसे बड़ी परेशानी थी कि खुल के सीख भी नहीं सके। और घर से तो पैसे मिलने का मतलब ही नहीं होता। तो कैसे ना कैसे मतलब अपने से बड़ों को देख करके सीखते थे, और अपने पैसे बचा के, कहीं से मांग के, कहीं से, मतलब किसी से, माँ से मांग ली, किसी से भी चोरी छिपे से कुछ भी मांग के वो फीस भरा करते थे हम। गंधर्व की या दिल्ली क्लब म्यूजिक की, दोस्तों से मांग लिए पैसे, तो यार दे दूंगा तुझे। तो हाँ, इस तरह से मतलब एक सिलसिला शुरू हुआ हमारा। और परेशानियां तो बहुत आई। परेशानी सबसे बड़ी यही थी कि अपनी पढ़ाई भी बरकरार रखनी है, और घर वालों को भी नहीं पता लगने देना है, और सीखना भी है, और
इस प्रैक्टिकल फील्ड में इन लोगों से टक्कर लेने के लिए खड़ा भी होना है, बनना भी है वैसा। क्या बात। अब बड़ौला जी हो या विरुद्ध नागपाल हो या हिमांशु जोशी हो या और भी कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्टर थे, दूषण चौहान थे या सब उनके सामने विरुद्ध नागपाल साहब थे, तो उनके 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 आसपास कैसे आए? उन जैसा बनना तो मुश्किल था, मगर उनके आसपास भी कैसे, उनके सामने कैसे खड़े हों, उनके सामने रोल कैसे लें, या रेडियो में कैसे घुसे, या दूरदर्शन का आर्टिस्ट कैसे बने। दूरदर्शन में आना मतलब बहुत बड़ी, मतलब जिस दिन हम कभी किसी नेमा उपाध्याय जी की या किसी की किसी प्रोग्राम में थोड़ा बहुत भी अगर हम कहीं भीड़ में कहीं इकट्ठा हो जाते थे, शामिल हो जाते थे, तो वो पास संभाल के रखते थे कई दिन तक, और गर्व होता था कि देखो दूरदर्शन से आए हैं। तो बड़ी बड़ी मतलब जद्दोजहद थी, करते करते उसी चक्कर में कि नहीं सीखना है, पीएचडी भी इसी सिलसिले में कर डाली कि नहीं नहीं नहीं, वो सब लोग बोलते, सब पढ़े लिखे लोग थे। असगर बजाज साहब के अंडर में जामिया से मैंने पीएचडी की। मेरे गुरु असगर बजाज साहब और अशोक चक्रधर थे, जिनके अंडर में मैंने हाँ स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक पे लोकनाथ शैलियों का किया। जैसे मैंने बीकॉम कर लिया, तो बीकॉम करने के बाद मैंने फिर दूरदर्शन में जॉब की। आप यकीन करेंगे 2 साल में प्रोडक्शन असिस्टेंट था दूरदर्शन में, और हमें 96 लोग परमानेंट हो गए थे, मेरा भी नंबर आ गया था, पर मैंने वो इंटरेस्ट नहीं लिया। हमारे सारंग देव जी, सरदार जी तो प्रोड्यूसर थे, वो कहते ओ मुंडिया, ओए तू बर्बाद हो जाएगा इधर, तू अच्छा टैलेंटेड आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी, तू इधर ये क्या मतलब अनपढ़ों वाला काम शुरू कर रहा है तू। और जो कि अनपढ़ वाला काम नहीं था, वो प्रोडक्शन असिस्टेंट उस वक्त बहुत बड़ी पोस्ट थी जी। तो मेरे भी दिमाग में, तो मैं तो एक्टर बनने आया हूँ यार, ये तू क्या कर रहा है। तो माँ भी कहती थी यार और पढ़ो, ये लोग भी ऐसे कहते हैं और पढ़ो। तो अब पढ़ने के चक्कर में फिर मैं असगर बजाज साहब, अशोक चक्रधर जी के अंडर में मैंने अपना एमए पीएचडी किया, स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक के लोकनाट्य शैलियों का प्रभाव। तो इसलिए किया, सच बताऊं कि प्रैक्टिकल तो मैं कर ही रहा हूँ 8th क्लास से, 80 से 81 से मैं शुरू हो गया था। बाल भवन, गंधर्व और मंडिया हाउस, पर्वत इलाके, और एनएसडी के ही लोगों के साथ शुरू किया, और कहीं बाहर मैंने काम किया भी नहीं। तो मैं थ्योरी सीख लेता हूँ, और थ्योरी से मेरा ज्ञान बढ़ेगा, और मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। और मगर जब मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई, तो उसके बाद मेरा भ्रम टूटा कि नहीं, ये तेरी गलतफहमी थी कि तू विद्वान हो जाएगा। मुझे लगा कि नहीं, और पढ़ना चाहिए और करना चाहिए। ये तूने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, तुझे कुछ भी नहीं आता। पीएचडी करने के बाद ये एहसास हुआ मुझे कि जबकि तू कहाँ पीएचडी करना आसान नहीं है, पीएचडी आसान नहीं करना है। आसान नहीं है, डॉक्टरेट की है आपने, इट्स अ बिग हाँ थिंग। और साथ हाँ में पढ़ाई को करते हुए आप इस मकाम तक पहुंचे, इट्स इंस्पिरेशनल। जितने भी हाँ यंगस्टर्स इसको देखेंगे, इस शो को देखेंगे ऑफलाइन या अभी भी देख रहे हैं, तो उनके हाँ लिए तो ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, पढ़ाई हाँ। कितनी जरूरी है। और उसके और साथ मुझे याद है आपने बहुत स्ट्रगल की है जब आपने फर्स्ट, खाली एकदम से आसानी से आपको पहला नाटक नहीं मिला, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा है या कहीं देखा है, उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कई बार जैसे आजकल ये होता है कि ग्रुप में आते हैं कि बड़ा रोल मिल जाए, और छोटे मोटे काम करना इतना मतलब को इतनी तवज्जो नहीं देते, तो वो चीज बहुत कितनी जरूरी। बहुत साल थे जी, हम मंडिया हाउस जाते थे तो छोटे थे, और आता जाता हम्म। भी नहीं था कुछ। हाँ, इतना होता था कि वो थोड़ा सारेगामा सिखाते थे तो हम सीखते थे, और कोरस में इकट्ठे हो जाते थे, भीड़ भड़के वाले रोल में, भीड़ वाले उसमें। और इन सब के पहुंचने से पहले म्यूजिक पिट को तैयार कर देता था मैं। म्यूजिक ये जैसे 6 बजे आते थे, तो मैं पौने 6 बजे पहुंच करके म्यूजिक पिट बना दिया, उसमें बाजा लगा दिया, तबला लगा दिया, सब कर दिया, और सा लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि इतना पता लग गया था कि सा लगाओ। तो मैं 15-20 मिनट पहले से आधा घंटा मैं वो सा लगाता था इन सब के आने से पहले। अच्छा, वहां पर आपके रेडियो के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, गुलाम साबिर साहब, जो सारंगी के बिल्कुल। टॉप, जी 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 जी। वो आते थे हमारे यहाँ। और कोहली साहब थे वायलिन पे, असगर भाई भी आते थे, अभी आपके रेडियो के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। ये तो बाद जी में जी। आते थे, उस जमाने में और भी लोग थे, गौहर अली खान साहब, और ये थे राजेंद्र प्रसन्ना जी आते थे, तो वो फ्लूट पर आते थे। आपके दूरदर्शन के कैलाश बिल्कुल। जी, वो भी आया करते जी थे। जी। तो ये लोग इतने विद्वान लोग, इतने बढ़िया ग्रुप था म्यूजिकल, और वहां आके बहुत ही गुणी लोगों के साथ, और एक से एक विद्वान आदमी। तो गुलाम साबिर साहब का बाजे पर हाथ ऐसा था कि पानी की तरह। तो अच्छा, वो कहते थे, अच्छा मैं उनसे कहता था सर सिखा दो, सर बाजा पर हाथ रखना सिखा दो। तो बोलते थे अगर सीखना है तो शिष्य बनो, और घर जी आओ, और घंटा बजवाओ। अब मैंने जी। कहा घंटा बजवाने का मतलब ये है कि पैसा, गुरु दक्षिणा तो देनी है, बिगर कैसे सिखाएंगे वो। तो अब साहब उनसे एक दिन मैंने काफी दिन बड़ा कहा,
कल घर आ जा, 2 मुर्गे, 2 बोतल, 501 रुपया, 1 कुर्ता, ये गुरु दक्षिणा लेके आ, गंडा बदवाऊंगा, बांधूंगा तेरे को चेला बनाऊंगा, उसके बाद सिखाऊंगा तेरे को। अब इतने पैसे कहाँ हमारे पास, चक्कर आ गए सब चीजें सुन करके। 12.5 रुपए का आलू उत्पाद घर से मांग नहीं सकते थे, तो कहाँ 150 रुपए की बात होती तो कहीं से अरेंज कर लेते। इतना खर्चा कहाँ से, 3-4 हजार का खर्चा था, ये कहाँ से होता, नहीं होता। तो मैंने एक दिन उनसे चालाकी करी, मैंने कहा सर आप बहुत अच्छा बजाते हो, आप ये सुनाओ ना, ये सुनाओ ना, ये कैसे बजाते हैं सर। तो वो जो बाजे पे हाथ रखते थे, तो मैंने कहा सर ये फिर सारेगामा कैसे बजेगा सर। तो उन्होंने बजा के दिखाया, अबे देख ऐसे बजता है, देख ये ऐसे बजता है, और मैंने वो फिंगरिंग नोट कर ली। फिर 2-3 मैंने रिहर्सल अपने घर पे की। आप यकीन करेंगे एक तरह से एकलव्य वाला काम किया मैंने गुलाम साबिर साहब के साथ। फिर 3 महीने के बाद किसी प्रोग्राम में आए, मैंने उनको बजा के दिखा दिया। कहने लगा अबे पागल, ये तो एक ही सप्तक में बजा रहा है, तो तीनों सप्तक में बजा के दिखा। मैंने कहा ये कैसे बजेगा, आप रहने दो खान साहब, आप ऐसी बात करो, देख ऐसे बजेगा। उन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक बजा दिया। मैंने फिर 3 महीने प्रैक्टिस करी। फिर अच्छा, फिर उसके बाद कई दिन के बाद वो आए तो बोले, मैंने कहा देखो खान साहब ये देखो। कह रहे भाई तू ये बता तू सीख किस तरह। मैंने कहा सर किसी से नहीं सीख रहा हूँ। कह रहे झूठ बोल रहा तू किसी से सीख रहा है। कहने का भाई तेरे को कुछ आता जाता तो है नहीं, बेकार की बातें कर रहा है। अब एक कॉर्ड सिस्टम से बजा के दिखा, सादा माँ की और सापा गा की। मैंने कहा, अब वो ऊपर से निकल गया कि यार ये कैसे होगा, सापा गा की और सारे तीनों सप्तक पे, हाउ कैन पॉसिबल। हमें तो ये दो में भी चलाना नहीं आता, एक मिडिल ऑक्टेव में भी बजाना नहीं आता। ये कह रहे हैं तीनों सप्तक में सारे नोट पे 12 के 12 नोट नीचे, 12 36 स्केल पे, 36 नोट पे 36 स्केल पे बजा के दिखाओ, हाउ कैन पॉसिबल। मैंने कहा सर आप ये ऐसा हो ही नहीं सकता। कह रहे हैं अबे मूर्ख देख, देख ऐसे से होता है, ऐसे से होता है, ऐसे से होता है। मैंने 2-3 बार उनको देखा, 2-3 चीजें पकड़ में आ गई। मैंने, आप यकीन करेंगे, मैंने वो सीख लिया। मैंने 3 सारे सप्तक में 2-3 महीने में वो भी पी गया। क्या बात, क्या बात। ऐसे में बाजा सीख गया जी। और राग रागनियां तो हम सीख ही रहे थे, और वहां पर गाए भी जाती थी, तो ये था। क्या बात, क्या बात। तो बाजे के गुरु एक तरह से एकलव्य की तरह मेरे गुलाम साबिर साहब थे। उनको पता नहीं, पता है या नहीं पता, मगर मैं उनका चेला था। जी जी। क्या बात। फिर आप जब ग्रुप में आए तो उसमें ये बड़े बड़े लोग थे और बड़े विद्वान, बड़े बहुत ही अच्छा, मतलब मेरे पास वो कंपोजिशंस हैं, और वो कंपोजिशंस कुछ रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आप अगर कभी सुनना चाहेंगे कि बड़ोला जी ने या नागपाल जी ने या उन हिमांशु ने या और बहुत सारे हमारे भंवर लाल जी ने वो क्या गाया हुआ है, मतलब हम पहुंच भी नहीं सकते वहां तक। इतने अच्छे सिंगर और उतने अच्छे पढ़े लिखे लोग, उतने जर्नलिस्ट थे, मतलब टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स बड़े बड़े प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इन लोगों के साथ घूमने वाले जर्नलिस्ट थे, छोटे बड़े जर्नलिस्ट नहीं। और उतने ही अच्छे एक्टर, उतनी ही उनकी इंग्लिश अच्छी, उतनी उर्दू अच्छी, उतनी ही उनकी नाटक में पकड़, उतनी उनकी एक्टिंग में पकड़। बिल्कुल बिल्कुल। ये विद्वान लोग थे ना, ये ऐसा बनना चाह रहे थे हम। इसी के बनने के चक्कर में, खैर वैसे तो हम कहां बन पाएंगे, मगर फिर हमें काफी कुछ आ गया नहीं, मतलब कुछ कर लिया हमने बस। कोशिश तो अभी भी है वैसा कुछ करने की, इन जैसा होने की। तो फिर ग्रुप के अंदर हमने धीरे धीरे कोरस से फिर 2 सीन वाला, 1 सीन वाला करते 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 फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं लीड करने लगा जी वहां। इतनी मेहनत के बाद, इतनी मेहनत के बाद। हाँ जी, हाँ जी। पेशेंस बहुत मैटर करती है, पेशेंस बहुत मैटर करती है। हाँ जी, टारगेट था एनएसडी जाना, सीख करके फिर आगे निकलना जी। ये था। जिसको मैंने 90 में फिर मैंने एनएसडी ट्राई किया। हम लोगों का प्रीलिमिनरी में हो गया, उसमें नहीं हुआ। मेरा मुकेश तिवारी का, यशपाल का, हम लोगों का नहीं हुआ। जाकिर आदिल इन लोगों का हो गया। तो हम लोग, मेरे को थोड़ा वो थी कि यार ये मेरे से कम टैलेंटेड लोग हैं, इनका हो गया मेरा नहीं हुआ। फिर हम लोगों को पूना भेज दिया 3 महीने के लिए, जिसमें बड़े अच्छे अच्छे एक्टर थे, मुकेश तिवारी, यशपाल, मैं और अंजू जेटली, विजय कुमार, अभय, ये सब बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं इस वक्त पर। तो फिर वहां 3 महीने ट्रेनिंग के बाद वहां मैंने म्यूजिक भी किया, डायरेक्शन भी किया, क्राफ्ट का काम भी किया, एक्टिंग भी किया। वो उनका ये था कि भाई इन जो लोग नहीं हुए उनको अगले साल लेकर के, इनको 3 महीने वहां रख करके जिनका इंटरेस्ट होगा तो उनको लिया जाएगा। मेरा वहां बहुत बढ़िया काम था, और मुझे 91 में फिर मैंने फिर भरा, जिसमें मेरा हो गया। पर पता नहीं क्यों मेरे को दिमाग में अजीब सी आया कि नहीं, मैंने वो सीट छोड़ दी। मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ाने आऊंगा, मैंने पीएचडी कर डाली। तो इस तरह से, पर मैं जुड़ा रहा स्कूल से ही।
वो मुझे बुलाते रहे, उसी बैच के साथ मुझे प्रोफेशनली बी ग्रेड आर्टिस्ट के तौर पे बुलाया गया, बाजा बजाने के लिए, म्यूजिक के लिए, असिस्टेंट के लिए। और मैंने उसी बैच के साथ, जिस बैच में 90 में मुझे नहीं लिया गया, मैंने बी ग्रेड के पैसे लिए, पैसे कमाए। तो मुझे यही था कि जब मैं इतना काम जानता था, मुझे पैसे दे रहे हो तुम, तो स्टूडेंट क्यों नहीं बनाया तुमने? ये एक पीड़ा थी, और एक बचकानापन था, या जिसे कहने लड़कपन था। और कुछ लोगों ने भड़का भी दिया था उस जमाने में, अरे यार, बंसी कौल जी बोलते थे, अरे यार तू ना बर्बाद हो जाएगा यहाँ, ये मत आया, ये बेकार किस्म के लोग हैं, तू मेरे साथ भोपाल चल। बंसी कौल जी मुझे बोलते थे, वो वर्कशॉप के डायरेक्टर थे पूना के। तो खैर, तो कुल मिला के बाद में फिर अंकुर जी ने मुझे बहुत डांटा कि तू जब तुझे नहीं करना था तो नहीं आना चाहिए था ना, तुझे तो होने के बाद तूने सीट छोड़ दी तूने। अरे वहीं तो 3 महीने हमने देख लिया था, यहाँ क्या देखते तेरे को हम, यहाँ तो तू पास हो ही गया था। तो कुल मिला के फिर मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया, डॉक्टरेट की। अब ये है कि हाँ, पढ़ाने वहां भी जाता हूँ, सिक्किम सेंटर में भी जाता हूँ। वो फिर बज्जू भाई ने मुझे एनएसडी लेबोरेटरी में, मैं जाता था म्यूजिक के लिए असिस्टेंट बन के, कारण जी का, भास्कर जी का, पंचानंद जी का, तो मोहरूपति जी का, ज्यादातर ओपेरा करते थे वो। ओपेरा मतलब जो पूरे लोग होता था, तो जो उन्होंने किए थे ओपेरा, इंद्र सभा, उत्ताराम चरिया, और भी प्ले थे, घासीराम कोतवाल, तो उसका म्यूजिक संभालने के लिए उनका असिस्टेंट बन के बाजे पे मैं बैठता था रेपेटरी में। सीमा विश्वास, प्रीतिमा काजी जो होती थी 93, उसी बैच के साथ। हाँ, मैं अभी सौरभ शुक्ला, इन सब लोगों को मैं गाना सिखाता था। मोहन जी मुझे सिखा के आते थे, इनको सिखाते थे, फिर इनकी प्रैक्टिस कराता था मैं रेपेटरी में, और मुझे पैसे मिलते थे, इसलिए मैं बहुत अमीर आर्टिस्ट था उस वक्त। आप यकीन करेंगे, मैंने स्कूटर खरीद रखा था, और मैं स्कूटर में आता था और मेरी जेब में पैसे रहते थे। और श्रीवर्धन और आशुतोष राणा भाई जैसे लोग हमारे दोस्त बड़े, वो बोलते थे, यार गोविंद भाई, यार हमें भी दिलवा दो कमीज, यार ये दिलवा दो, वो दिलवा दो। और कारण जी बोले, यार ये बैग बड़ा अच्छा है, लो सर, 400-500 रुपए का से ला के दिलवा देता था हमको। तो इतना अमीर आर्टिस्ट था मैं, क्योंकि इसके पीछे मेहनत कितनी थी गोविंद जी? आप अमीर तो थे, लेकिन आप देखिए मेहनत कितनी की है आपने, 8 क्लास से कितनी मेहनत की है आपने, इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी रही है आपकी। क्या बात, क्या बात। और फिर बज्जू भाई ने एक दिन मुझसे बोला, आर यू इंटरेस्टेड जॉइन द रेपेटरी कंपनी, आप अभी करना चाहते हैं? मैं रिहर्सल करवा रहा था 96 एंड दिसंबर में। मैंने कहा हाँ सर। तब तक मुझे एहसास हो चुका था कि मैंने ये सीट छोड़ के गलती कर दी। तो पीएचडी कंप्लीट हो गई थी मेरी। तो फिर बज्जू भाई मुझे बहुत प्यार करते थे, और बहुत पसंद करते थे मेरा गाना बजाना। उस वक्त बहुत तैयारी थी, क्योंकि इंडियन में तैयारी करा, वेस्टर्न क्लासिकल भी मतलब पका हुआ था उस वक्त में पूरा, और गाना भी, बजाना भी, एक्टिंग, वो बिल्कुल ऐसा था कि पूछो मत। कौशल जी तो इतना प्यार करते थे मुझे, पूछो मत। उनकी तो एक बार ये था कि एक प्ले था अक्ष तमाशा, उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे रवि नागर जी। तो उन्होंने कलकत्ता में मुंह से सितार बजा दिया एकदम, एक पीस नहीं आया ऑन स्टेज। तो कौशल जी बड़े नाराज हुए कि एनएसडी के शो में इस तरह की बचकानी हरकत ये कैसे कर दी, तो उनकी लड़ाई हो गई। म्यूजिक डायरेक्टर थे रवि, और रवि भाई खुद बैठते थे, और रवि नागर जी अब इस दुनिया में नहीं है, मगर वो कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर थे, हमारे बड़े थे, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। वो बहुत अच्छा म्यूजिक करते थे, बहुत अच्छा म्यूजिक करते थे। तो बोले कि परसों शो है, और ऑन स्टेज तुझे बजाना है, और हैवी म्यूजिकल, मतलब उस अक्स तमाशा को बजाना आसान नहीं। वो उन्होंने इंडियन हार्मोनाइज कर रखा था उसको। मैंने कहा सर परसों शो है, और आप आज मुझसे कह रहे हैं कि शो बजाना है, और मुझे उसका एबीसीडी नहीं पता, मैं उस शो का पार्ट नहीं हूं, और आप नहीं सर नहीं होगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं नहीं करता सर, ऐसा काम मैं नहीं करूँ। कौशल जी ने कहा तेरी बेइज्जती नहीं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर तू नहीं करेगा। अब मैंने कहा सर फिर एक शर्त है कि मैं स्क्रिप्ट लेके बैठूंगा। उनका तू कुछ भी लेके बैठ, दिखनी नहीं चाहिए, तू कर। आप यकीन करेंगे, मैं 2 रात लग लग के मैंने नोट्स बनाए, नोटेशन करी, उस कैसेट, ऑडियो कैसेट मंगाई उनकी शो की, वो सुन सुन के पूरे नोट बना के 2 रिहर्सल से मैंने बजा दिया। तो उस वक्त ये श्रीवर्धन वगैरह, महेंद्र मेवाती वगैरह सब थे, इन सबको पता है झिलमिल, ये उस वक्त सब, ये श्रीवर्धन जो सनसनी करते हैं, ये सब थे उसमें, उस शो में। तो ये भी सब अचंभित थे कि यार हाउ कैन पॉसिबल, इतना मुश्किल म्यूजिक, पूरा 2.5 घंटे का, 2.25 घंटे 2.5 घंटे का प्ले, और ऑन स्टेज बैठ के कोई कैसे बजा सकता है अक्ष तमाशा का। तो इतनी तैयारी थी जी, बजा दिया हमने। क्या बात, क्या बात। रीजन क्या है कि एक से एक बड़े आर्टिस्ट है इस दुनिया में म्यूजिक के को लेकर के, मगर थिएटर म्यूजिक के लिए थिएटर का ही बंदा चाहिए, क्योंकि क्यू परफेक्ट, छोड़ना परफेक्ट, कहां पर क्या देना है, कहां पर क्या करना है। तो बाजे पे जो बंदा बैठता है वो सारा कंडक्ट करता है, गाने वालों को भी और म्यूजिशियन को भी। और जितने भी बड़े बड़े म्यूजिशियन वाले होते थे साथ में, इनको एक प्रॉब्लम थी कि क्यू की याद रखने की दिक्कत थी। एक हमारे तबले पे ओमी भाई थे, उनको छोड़ करके जितने से बड़ा आर्टिस्ट हो, तो उसको प्ले में दिक्कत होती थी। वो रेडियो के टॉप ग्रेड आर्टिस्ट,
मगर प्ले में दिक्कत होती थी, प्ले में वो हम पे डिपेंड होते थे कि यार ये कहां पर कितना आएगा और कितना बजाना है, क्योंकि अगर फालतू भी नहीं बजाना, कम भी नहीं बजाना, और बिल्कुल एक्यूरेट उसी और मूड से आना है, तो ये चीज पे हम ओपेरा करते तो हमारे लिए आसान था। तो ये, और ये सब मैंने सब आपको सच बताऊं, क्योंकि ये जितने हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे उस वक्त, इन सब को देख करके सीखा, वैसा बनने के लिए और एक्टर बनने के लिए ये सब कुछ सीखा जी। बस ये है। मेस्मराइज्ड, और उसका फायदा हुआ जी, मैं आपको बताऊं कैसे फायदा हुआ करेंगे। मैं साथ साथ में वर्कशॉप भी करता, आप यकीन करेंगे मैंने तिहाड़ जेल में वर्कशॉप की है 2-2 बार कैदियों के साथ, मैंने शो किए वहां, और एक एक महीना गया हूं 2008 में, उससे पहले भी। मैंने कोई भी स्लम ऐसा नहीं है जहां मैंने वर्कशॉप ना की हो। 10 किताबें छपी है मेरी नगाड़ाबाजी के नाम से। और राजस्थान में जैसलमेर का किला जो है, वहां के महाराज भी मेरे बड़े मित्र हैं, उनके किले के लिए प्रिजर्वेशन के लिए, इंटेक के लिए, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के जंगलों में, बैतूल के जंगलों में आदिवासियों के साथ, और दिल्ली के तो कूड़ा बीचने जो बीनते थे उनसे लेकर के किसी भी स्लम का कोई भी ऐसा एनजीओ नहीं है, कोई भी, जहां मैंने वर्कशॉप ना की। यहाँ मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे जैसे आपने कहा कि आप आदिवासियों के साथ किया, आपने तिहाड़ जेल में करे किया, आपने स्लम्स में किया, थिएटर एज अ थेरेपी यूज किया, तो थिएटर तो एज अ थेरेपी बहुत बड़ी चीज है, तो आप क्या कहेंगे कितना फायदा हुआ स्लम्स में या तिहाड़ में, या आपने आदिवासियों के साथ काम किया, आपने क्या चेंज देखा उनमें फिर? मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट मिले थे मुझे उस वक्त, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट मिले तिहाड़ जेल के अंदर, जिसने 8 मर्डर किए हुए थे, जिससे पूरा तिहाड़ जेल कांपता था। वो, उसने छोटी छोटी नाम था उसका, जिसको सब मना कर रहे थे, 32-33 साल का था, जिसको मत लो सर मत, उसने 3 एक्ट में इतना बढ़िया काम किया, इतना बढ़िया काम किया। जो वर्कशॉप में जो वहां के कैदी थे, जो खुद ही मर्डरर्स थे या गैंगस्टर थे, वो मुझसे बोलते थे कि सर इसको मत लो, ये सनकी है, कभी भी वार कर देगा। उसने 1 महीने मेरे साथ ऐसे काम किया, मेरी गालियां भी बर्दाश्त की, बाद में 4-5 दिन तो मैं शुरू में डरा, बाद में उन्होंने मुझे गुरु मान लिया, और दोस्ती, मतलब यही कमाल था हमारा, वो थिएटर का कमाल था कि वो मेरे दोस्त बने। हाँ, अब 10 नंबरी, बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट, बहुत बड़े, मतलब आर के शर्मा भी कमिश्नर जो थे उस वक्त बंद थे, उस वक्त जो इस वक्त डीजी बन चुके हैं हरियाणा के, उस वक्त वो शिवानी मर्डर केस में बंद थे, तो वो भी जेल में थे। रॉ का डायरेक्टर और नेवी का चीफ जो था, वो बेचारा पता नहीं क्यों फंसा हुआ था, तो नोएडा में रहते थे वो सरदार जी, वो मेरी वर्कशॉप को के हेड थे। एक अब्दुल्ला थे, वो बाजा था उनके पास बहुत बढ़िया, वो किसी जमाने में उनके वहां मेहदी हसन साहब और गुलाम अली साहब गाया करते थे। फतेहपुर सीकरी में उनका दुकान थी, और वो लंदन में उनका घर था, पाकिस्तान में घर था, अफगानिस्तान में घर था। तो वो ड्रग्स के इसमें कुछ उनकी दुकान में मिला था फतेहपुर, तो उसलिए फंसे भी थे वो। तो वो इतना बड़ा स्केल चेंजर बाजा लेके, बहुत अच्छा गाते थे वो उस वक्त थे करीब 56 साल के, तो वो मुझे गुरुजी बोलते थे। तो ये थिएटर का कमाल है, ये थिएटर का कमाल है। आप यकीन करेंगे कि जो कूड़ा बीनने वाले थे वो भी, जो नहाते नहीं थे, जिनके साथ बैठ करके मेरा दिमाग खराब रहता था 3 दिन, तो मुझे उनको नहलाने में लगे, और जो चाकू निकाल देते थे फौरन, ज्यादा बोलो तो चाकू, तो वो बाद में ऐसे मेरे चेले बन गए। उन्होंने ऐसा काम किया कि उस वक्त दिल्ली के कमिश्नर होते थे एस रघुनाथन साहब, बाद में चीफ सेक्रेटरी हुए, वो जब शो देखने आए तो उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता कि आपने 15 दिन में कराया 3 घंटे के रिहर्सल में, हो ही नहीं सकता। वो इतने मेरे मित्र बन गए थे कि उन्होंने कहा गोविंद तेरे को कभी भी जिंदगी में तकलीफ होगी तो मुझे बताना। वो बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, तो तब भी मैं जाता था उनसे मिलने के लिए, तो वो रिकमेंड करते थे मेरा नाम, ऐसी कौशल जी। तो मेरा कहने का मतलब है, ये सब थिएटर में जो मैंने काम किया था ना, मल्टी, गाना बजाना, लिखना, ये करना, ये संगत का असर था। अच्छा अच्छा, एक और कमाल की बात बताता हूँ, जो यंगस्टर को मजा आएगा उसको सुनने में। वो क्या कि मेरा मयूर विहार फेज 2 में घर है, मैंने 2000 में खरीदा, शुद्ध थिएटर की कमाई से। उस वक्त मुझे 8-10 लाख रुपए लगे थे। आप यकीन करेंगे, जो मैं रेपिटरी में 93 से काम करता था, मैंने जमा करके वर्कशॉप कर करके मीडिया में तो मैं 2007 के बाद आया, रेपिटरी से निकलने के बाद। तो रेपिटरी में हमारी तनख्वाह ज्यादा होती नहीं थी, ए ग्रेड भी पहुंच गए तो 15-16 हजार 17 हजार रुपए तनख्वाह थी, जब ए ग्रेड भी हुए तो सी ग्रेड की 8 हजार, बी ग्रेड की वही 10-11-12 हजार, और ए ग्रेड की हमारी 14-15 हजार, जब मैं रिटायर हुआ, मतलब 2007 में। तो मैक्सिमम वही तनख्वाह होती थी। आज तो खैर लाख लाख तक पहुंच गई, मगर उस वक्त हम मैक्सिमम तनख्वाह यही होती थी। तो वो यहाँ की तनख्वाह तो घर चलाने में निकल जाती थी। मगर जो मैंने काम किया था, ये वर्कशॉप की थी, 450-500 वर्कशॉप की थी, जो ये काम किया था, तो इससे जो मुझे पैसा मिला, अब क्या होता था, स्क्रिप्ट में खुद लिख लेता था,
म्यूजिक मैं खुद बना लेता था, बाजे में मैं खुद बैठता था, और एक नगाड़े पे इदरीश खान साहब होते थे, गुलाब भाई के साथ बजाते थे, वो नगाड़ा में मेरे साथ बैठते थे, उनको मैं जितने रिहर्सल और जितनी होती थी वो दे देता था, कॉस्ट्यूम मैंने बना रखी थी, तो एक असिस्टेंट होता था मेरा। तो कुल मिला करके अगर मान लो 50,000 की है तो उसमें से 15 या 20,000 खर्च करके 30,000 रुपए में बचा लेता था उस जमाने में। तो ऐसे कर करके मैंने पैसे जमा किया हुआ था, और वो फिक्स डिपॉजिट कर देता था मैं, खर्च नहीं करता था। तो मैंने अपने मयूर विहार का घर जो है आज करोड़ों करोड़ों से ऊपर का है, तो वो मैंने खरीद लिया, नहीं तो आज तो नहीं खरीद पाता मैं, या और किसी यहाँ तरह से मैं नहीं। यहाँ मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगी, जो लोग कहते हैं थिएटर में पैसा नहीं है, गोविंद जी इसका जीता जागता प्रमाण है कि कितनी मेहनत से और डेडिकेशन से, पैशन के साथ उन्होंने थिएटर की कमाई से घर खरीदा। ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सबके लिए, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कहते हैं थिएटर में पैसा नहीं। अगर आपके पास पैशन, डेडिकेशन हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मल्टी बहुत ही डायमेंशन मल्टी डायमेंशन होना जी पड़ेगा, उसका फायदा होगा। हाँ, वॉइस डब करने चले गए, हम गाने चले गए, वॉइस डब बहुत किया मैंने, रेडियो में उतना नहीं किया जितना बाहर किया। आप जनकपुर की रामलीला में जाएंगे तो वहां रावण की आवाज मेरी है, अभी भी चल रही है, तो प्रेम मटियानी जी ने जो की थी उसमें गोविंद नाम ने और हेमा सिंह की, ऐसी बड़े बड़े लोगों की आवाज है, तो रावण की मेरी आवाज, तो कंस की मेरी आवाज है। तो ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे अगर आपका गौतम बुद्ध का प्ले चल रहा है तो उसमें मेरी आवाज है। तो इस तरह की बहुत वॉइस ओवर भी किया मैंने, और उसका सबका फायदा हुआ जी। और उसका जो है, मैं सच वही बता रहा हूँ कि जो मोटा पैसा जो है वो मैंने बचा बचा लिया, सारे काम खुद करके। तो ये एक, और दूसरी बात, एज एन एक्टर मुझे बहुत टाइम नहीं लगता। अब फिल्मों में मुझे इंतजार है जो सीरियल में मैंने किए, सीरियल्स मैंने मेन मेन लीड रोल किए, थिएटर में मैंने बाद में किए। अब मुझे फिल्म, अभी मेरी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं जिसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे रोल किए हैं। ये लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाई, नहीं तो अभी बहुत सारी फिल्में रिलीज हो चुकी होती हैं, और बहुत सारी बन रही हैं अभी, और बहुत सारी मैं भी करने वाला हूँ जो अब ये बैंड बाजा बराती तो मेरी फेवरेट फिल्म है आपकी। मैंने आपकी बहुत सारी फिल्म देखी है, लेकिन बैंड बाजा बराती मुझे बहुत पसंद है। क्या कहेंगे आप उस बारे में? बहुत बहुत ही अच्छी। वो मैंने गुस्से में की थी जी फिल्म। मैं एनएसडी से निकला था 2007 में। 2007 में उसका पहली फिल्म थी मेरी चिंटू जी, वो जी हमें जी मिल गई थी। हाँ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका ऋषि जी के साथ काम करने का। और ऋषि जी हमें बहुत अच्छा सिखाते थे, पालमपुर में आपके हिमाचल में, वहाँ जी शूटिंग होती थी, और हम लोग जाते रहते थे। 2.5 महीना रंजीत कपूर साहब डायरेक्टर थे, और ग्लाइडोस्कोप ने किया था, जिन्होंने मंगल पांडे बनाई थी। तो हम लोग अपना वोल्वो में बैठ के जाते थे, और बीच बीच में फिर ज्यादा दिन का गैप होता तो दिल्ली आ जाते थे, मगर ऋषि कपूर जी वहीं रहते थे। और ऋषि कपूर जी, हम लोगों को आदत थी कि परसों सीन शूट होना है, और 3 दिन से रट रहे हैं उसको, जैसे थिएटर की आदत, और बिल्कुल विजुलाइज कर रहे हैं, पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब बहुत, ये ऋषि जी को पता लग गया 15-20 दिन में। तो हम लोगों को डांटते थे, ओए पागलो, ओए कट टू कट करना सीखो, मर जाओगे नहीं तो इस फील्ड में। ये भाषा, तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, तुम सारे एनएसडी के लोग बहुत अच्छे हो, मगर कट टू कट करना सीखो। तो उसे कट टू कट समझ तो लिया, कट टू कट क्या होता है, मगर कैसे करते हैं ये नहीं पता था। हम ऋषि जी को देखते थे, ऋषि जी क्या करते थे कि उनको सब कुछ याद था। वो सेट पे आते थे, अच्छा कौन सी लाइन, कौन सा है, हाँ बताओ बताओ, ये ठीक है। इधर अचानक ही वो चेंज, और जैसे ही उन्होंने वो 4-5 लाइनों का सीन जो भी हुआ, जो भी शॉट हुआ, उसके बाद फिर आउट, फिर ऋषि कपूर। तो ये जो इन और आउट था, ये हम ये इन एंड आउट था जो ये, तो वो उन्होंने हमें समझाया कि अगर बच्चे लगो, तुम पागल हो, तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे जब तक रिलैक्स होना नहीं सीखोगे, कट टू कट करना नहीं सीखोगे। तो मीडिया की भाषा, ये थिएटर की भाषा अलग है, मीडिया की भाषा अलग है, तो मीडिया की भाषा को सीखो। ये ऋषि जी ने हमें सिखाया था। क्या बात, क्या बात, तो क्या बात। बैंड बाजा बारात मिल गई, उसके बाद मुझे उसके बाद एक सीरियल मिल गया, क्योंकि जीने ऐसे का नाम आपके दूरदर्शन में आता था, उसमें मैंने मंगत का रोल किया 4-5 साल, 2007 नवंबर से लेके 2011-12 तक। तो बहुत अच्छा चला, वो 8:30 बजे आता था, और वो अफ्रीका में भी चलता था, कन्नड़ भाषा में भी हुआ, तेलुगु भाषा में भी डब हुआ। और अभी भी कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि वो अफ्रीका के उसमें, क्यों यूनिसेफ का प्रोजेक्ट था, वो चल रहा है। तो आपका बैंड एक बाजा किस्सा है कि एक किस्सा और है आपका कि आपको देखकर किसी ने बहुत बुरा तरीके से कहा था कि आप क्या है, मतलब आपको आपके नेगेटिव कैरेक्टर्स को देखकर किसी ने आपको बहुत बुरा बुरा भला कहा था। मैं चाहूंगी वो आप हमसे जरूर शेयर हाँ, करें। मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बताता हूँ, ये बैंड बाजा बारात के चक्कर में जब मुझे जी मिला, तो मैं नीचे से निकला था, तो मैं इतना बड़ा नहीं था कि मुझे बाप हम्म बनाए। तो मेरे घर पर आए संजीव,
ऑडिशन लेने के लिए, एक संजीव हैं वहां से, शालू ने भेजा, यशराज वालों ने, कि उनका ऑडिशन लो। मेरे पास बना, सर आपका ऑडिशन लेना है। मैंने कौन सा रोल है? बड़ा खुश हुआ यशराज मुझसे, कह रहे हैं आपके यहाँ आ रहे हैं ऑडिशन लेने के लिए। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है यार, तो किस्मत खुल गई। बोले बाप का रोल है, एक नया हीरो आ रहा है उसके। मैंने कहा यार बाप का रोल है यार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया यार, मैं अभी जवान हूँ यार और तुम मुझे बाप बना रहे हो। और मुझे ये बता दे यशराज की फिल्म से अगर बाप में लॉन्च होगा तो मैं तो बाप ही बन जाऊंगा यार। तो मैंने कहा यार मैं नहीं करूंगा भाई, रहने दो, बाप बहुत है उसमें। अपने हमारे एनएसडी के बहुत सारे बाप थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका भी। तो शर्मा जी, और आपने लाइट करते थे हमारे, बहुत सारे लोग थे, गोसाई जी, गोसाई जी, है ना, ये सब नेचुरल बाप थे। और कहा मुझे तुम बना रहे हो यार 40 साल की उम्र में, 39 साल की उम्र में तुम मुझे कह रहे हो बाप बन जाओ यार, मैं नहीं बनूंगा। बोला सर मेरी नौकरी चली जाएगी, प्लीज कर लो ना, आपका क्या है, आप कर दो, 2 लाख तो बोलने। मैंने आ जाओ यार, गुस्से में मेरे यहाँ आ गए लोग। वहां देखा तो सारे बुजुर्ग लोग भी आ गए, उनका 3-4 को और बुला लूं, हमारे यहाँ एक बेसमेंट था, बुला लो। अरे मैंने कहा तू पागल हो गया, सतीश गौतम ये जितने भी हैं, नरेश गोसाई जी, ये सब लोग, ये ओरिजिनल बाप है यार, और तू मुझे बना रहा है। मैं नहीं करूंगा भाई, मैं नहीं करूंगा। कह रहा ऐसे ही कर दो, बस डायलॉग ये बोल दो और मूड ये दे दो। मैंने कहा ले कर ले यार, तो यार ले, मैंने बोल दिया। और मैंने ऑडिशन कर दिया, 1 हफ्ते बाद खबर आ गई साहब आप ही का हो गया। मैंने कहा, और मुझे मेरी मिसेज बोली तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, तुम यशराज तुम्हें आया कर लो ना यार, है तो कर लो, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही तुम्हें। मैंने कहा चल ठीक है। ऐसे ही ये शुरुआत हुई जी। और वहां गया तो मनीष छोटा सा था डायरेक्टर, तो मैंने कहा यार ये बताओ ये फिल्म बना रहे, तो बाद में वो फिल्म अच्छी निकल गई, हिट हो गई, और कई लोगों ने पहचाना जी मुझे, और उससे मुझे बहुत सारी फिल्में मिली। और यशराज की मैं काफी फिल्में कर चुका हूँ, अभी पृथ्वीराज भी कर रहा हूँ। कंप्लीट हो गई है पृथ्वीराज, थोड़ा सा रह गया, नवंबर में 1-2 दिन का काम रह गया, लॉकडाउन की वजह से हो गया, नहीं तो दिवाली पे तो रिलीज होनी थी। हाँ जी, तो ये है जी। और ये जो आपने एक पूछा था कि मैं सतरंगी ससुराल कर रहा था एक 2015 में, जी का शो, तो उसमें एक शराबी बाप का कैरेक्टर था मेरा। तो शराब पीने के बाद अजीब सा हो जाता है, आप यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा वो कैरेक्टर। मुझे भी मजा आया उस कैरेक्टर को करने में। मैंने 9-10 महीने वो कैरेक्टर किया, और 7 माएँ होती थी, फरीदा जलाल जी और ये सब 7 माँ, और इधर मैं अकेला। तो उनसे वो बेचारी सब अच्छी, और मैं इधर शराबी कराबी, और जब भी उनके साथ मिलता था फरीदा जी बड़ी खुश होती थी। तो फरीदा जी के साथ तो पहला मुलाकात क्या होगी, जैसे वो आई ना तो वो तो दूध की तरह सफेद एकदम। और 7 माएँ जो थी वो हमारे, आप देखेंगे वो सीरियल तो उसमें जितनी भी माएँ हैं वो बहुत बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस हैं, बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस हैं, और वो बहुत खूबसूरत और एक्ट्रेस हैं, और एक-एक का अपना अलग-अलग रुतबा है। मतलब वो 7 माएँ होती हैं, और उसके ऊपर बैठी थी दादी बन करके फरीदा जलाल जी, जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और बिल्कुल व्हाइट सी। अच्छा, एक होटल के खाने के उसमें सीन था, और पहली बार वो मेरे सामने आई, सारी की सारी माएँ। अब आई तो जो डायरेक्टर थी नलिनी मेहरा, उन्होंने मुझे छूट दे रखी थी, मैं इम्प्रोवाइज़ कर देता था। जैसे मुझे कोई काला सा दिखा आदमी, तो मैं बोलता ओए, ओए काले चने, हैं? मैं कुछ भी बोल देता था मैं। किसी के दाँत बड़े हैं, ओए दातू क्या करने आ गया? मैं कुछ भी बोल देता था मतलब। तो जैसे ही वो आई ना, तो मुझे इतनी सुंदर थी वो सब की सब, और डे लाइट में तो ऐसी लग रही कि परियां आ गई हैं, क्या बात। 8 परियां आ गई, और व्हाइट, सब लोग व्हाइट और सजी धजी। टीवी में तो आपको पता ही है औरतें कैसे सज के आती हैं, वो और सज के आई। अब मेरे सामने आई तो सीन शुरू हुआ। मेरे दिमाग में आया, मैंने आओ मैदे की बोरी हो। तो वो फरीदा जी ऐसे कह रहे, कौन मैदे की बोरी, कौन मैदे की, कौन 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 कौन, वो सीन से बाहर हो गई। डायरेक्टर हंस रहा ऊपर से, वो क्रेन पे चढ़ा हुआ था, वो हंस रहा है, कैमरामैन भी हंस रहा है कि कैमरा, वो सीन कट हो गया। तो वो कह रही आपने क्या बोला, आप मैदे की बोरी, मैं अरे मैंने कहा इतनी सुंदर लग रही है इसलिए बोल दिया, अब मैं अपने कैरेक्टर में बोल रहा हूँ, गोविंद पांडे नहीं बोल रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। Awesome. तो मेरी जो वाइफ बनी थी उसमें, उसको मैंने इम्प्रोवाइज करके बोल दिया आलू की टिकिया, गोल गोल चेहरा था उनका। आपने देखा होगा अभी एक सीरियल आता था, वो कौन सी थी, 5 बहू, पांचाली, पांचाली एक सीरियल आता था अभी, उसमें वो जो मेन हेड थी, सास बनी थी, वो मेरी वाइफ थी उसमें।
जी। तो आप वो नाराज हो गई मुझसे 2-3 महीने के बाद। वो आपके चंडीगढ़ की थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त। बोले गोविंद जी एक बार बोलूं, आप मैं से हाथ जोड़ रही हूँ, आप मुझे आलू की टिकिया मत बोला करो। मैंने उसको हर डायलॉग में, ए आलू की टिकिया, चल पानी लेके आ। मैंने मतलब कुछ भी बोल देता था मैं उसको। अच्छा गोल-गोल चेहरा था उनका। अब भाई साहब सेट पे लोग खूब हँसते थे, खूब मजा आता था लोगों को। कहने आपके चक्कर में पता है मेरे पति ने भी मुझे आलू की टिकिया बोलना शुरू कर दिया यार। अब मैं रोज वो फोन वो पति उनका चंडीगढ़ रहता था, वो फोन कर, मुझे आलू की टिकिया, मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ रही हूँ तो मुझे वो सचमुच मुझसे नाराज हो गई। हाँ। मैंने कहा यार मेरा कैरेक्टर है, मैंने तुमको नाम दे रखा। अच्छा मैं डायरेक्टर के पास गया जो प्रोड्यूसर भी थी, ननीता, मेरा बहुत सख्त डायरेक्टर, तो लेडीज थी। मैंने कहा मैडम ये ऐसा कहनी आप अपना काम कीजिए। अब मैंने कहा जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे ऐसे कह रहा तो मैं अब मेरा कैरेक्टर ऐसा था। वो इसी बात से नाराज हो गई कि ये मुझे आलू की टिकिया कह रहा, मेरे पति ने ही मेरा नाम आलू की टिकिया रख दिया। तो बहुत इसी सीरियल के साथ क्या हुआ कि मैं संडे का दिन था, शूटिंग नहीं थी, तो बॉम्बे में मैं अकेला रहता हूँ। अच्छा तो घर पे तो खाना बनाने वाली बना देती है, खाना सब कुछ कर देती है, मगर सामान तो मुझे खुद ही लाना पड़ता है। वहां सब काम अपने आप करने पड़ जाते मुझे। तो रात भर शूटिंग पे रहे, शूटिंग पे रहने के बाद संडे को मैं सुबह सुबह 8 बजे करीब करीब दूध लेने के लिए गया अपने घर के नीचे ही। तो मैं खड़ा हुआ ले रहा था, तो एक लेडी जो है वहां बगल में खड़ी हुई थी, ठीक ठाक सी थी। तो मैंने कहा भैया ये दूध दे दो, अंडे दे दो, ब्रेड दे दो। और मैं उससे, वो मेरे से 3-4 फुट की दूरी पे खड़ी थी और मेरी तरफ पलटी, सुधरोगे नहीं, सुधरोगे नहीं तुम, हैं बदतमीजी करते हो तुम। अरे मैंने कहा यार मैं कांप गया। ये नया नया रूल आया था 2015 की बात बता रहा हूँ मैं, कि औरत ने अगर शिकायत करी तो आदमी बंद। मैंने कहा ये तो मैं अब गया। मैंने कहा जी मैंने आपको क्या कह दिया, आप तो इतनी दूर खड़ी हैं। दुकानदार, मैंने कहा वो भाई साहब से पूछ लो मैंने कुछ कहा आपको। नहीं नहीं आपने नहीं कहा कुछ भी, मगर आप बहुत बदतमीज आदमी है, बहुत ही आप ये करते हैं, आप बहुत ही बदतमीजी करते हैं, आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अरे मैंने कहा मैडम मैंने आपसे क्या कह दिया, मेरा सुबह सुबह ऐसा हो गया मुंह काला, मैं मतलब मुझे लगा कि आप जेल गया। मैंने कहा मैडम आप मुझसे, मैं आप तो उधर खड़ी, मैंने क्या कर दिया, मुझे मेरे गुनाह तो बताओ। कह रही आपने अभी यहाँ नहीं किया, टीवी पे करते हैं, रात को देखती हूँ मैं तुमको रोज। तो मैंने कहा मैडम मैं एक्टर हूँ। अरे भाई साहब कॉम्प्लीमेंट। मैं बता रहा हूँ, मेरी सांस पे सांस आई। मैंने कहा मैडम मैं तो आर्टिस्ट हूँ। कहने की मेरा पति भी आर्ट डायरेक्टर है, मैं जानती हूँ, मगर मुझे फिर भी तुमसे खुंदक है, तो सुधर जाओ। तो मैंने कहा, क्या बात, क्या मैंने बात, उसको क्या मैंने उसको हाथ बात। जोड़े और क्या बात, मतलब वो घर पहुंचते पहुंचते तो सदमा मेरा निकला नहीं था डर का, कि मैंने कहा यार क्या बात। ये कहीं ये तो मतलब। ये तो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है किसी जी जी आर्टिस्ट के लिए, अगर उसको ऐसा कहा जाए ये तो वाकई जी बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। गोविंद जी, जी हमारे रुबु थिएटर के कुछ रंगकर्मी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। जी जी तो जी सबसे पहले कौन आएंगे सवाल पूछने, प्लीज स्क्रीन पे आ जाएं। और निखिल आपका कैमरा माइक दोनों ऑफ है। हाँ नहीं, हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं निखिल। बस बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया। तो सर, काफी अच्छा लगा आपकी कहानी सुनकर, काफी हंसी आई बीच बीच में, आपने हाँ अपनी स्टोरी बताई, काफी सुंदर थी आपकी कहानी। हाँ तो सर मैं पूछना चाहूंगा, आपको मौका मिला सर गुलजार साहब, राजू ईरानी जी के साथ काम करने का, हम्म, हबीब जी के साथ काम करने का, हम्म, तो सर आपको सबसे कंफर्ट किसके साथ फील हुआ? मनीष जी के साथ भी आपने बहुत काम किया सर, 2 फिल्में आपने मनीष जी के साथ भी की है। ये सब ग्रेट लोग हैं, मैं बड़ी हाँ जी, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। हबीब फैजल साहब है वो बहुत कमाल के, आपके हाँ जी, मनीष जी के साथ मैंने पीके फैन भी की। ये हाँ बहुत जी, हाँ गुणी जी। लोग हैं यार, तभी इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े काम कर लिए इन्होंने। नहीं तो यशराज जैसा बैनर वो कहाँ मौका देता है किसी को। मनीष ने जब बैंड बाजा बारात की थी, तो उनके एडी हाँ हुआ जी, करते थे शशांक, जिनके साथ मैंने धड़क की अभी। तो मैंने उनको समझ लिया था क्योंकि उनकी लंबी चौड़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी। अभी नच बलिए में भी जो कई बार बन के आते शशांक खेतान, डायरेक्टर, हाँ धड़क जी, के डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा सर मैं, आप भूल गए हो, मैं उसमें बैंड बाजा बारात में एडी में था। तो मैंने इनको समझा डायरेक्टर, मनीष को समझा एडी, और मनीष को धमका दिया जब वो मेरे पर डायलॉग सुनने आया था। अरे मैंने कहा चढ़ना यार, सुना दिया तेरे को क्या सुना है, बार बार सुना जा रहा है। उसको सुना दिया ना मैंने डायरेक्टर को। जब उसने एक्शन एक्शन बोला, मैंने कहा ये कौन है, ये डायरेक्टर है। मैंने कहा यार ये क्या कर दिया तूने। तो वो इतना सा था, 22 23 24 साल का, 23 साल का उस वक्त।
तो मैंने मनीष जी कह रहे हैं, मैं समझ गया था, आपने मुझे छोटा समझ करके हड़का दिया था, आपने शशांक को जो है डायरेक्टर समझ लिया था। मैंने कहा हाँ यार सॉरी, माफी चाहता हूं। तो ये तो इस सर आपको जो कंफर्ट जोन है, जो आपको हम्म, कंफर्ट फील हुआ कि मतलब मैं इनके साथ आगे और काम कर सकता हूँ, हम्म। ऐसा आपको किस डायरेक्टर के साथ वो कंफर्ट आया कि भाई ये मुझे स्क्रीन टाइम और मुझे पूरी लिबर्टी देता है अपने एक्ट को इम्प्रोवाइज करने की या फिर अपनी तरफ से एड ऑन्स करने की? देखिए ये सारे डायरेक्टर उसी कैडर के हैं जी। ये शशांक खेतान हो, धड़क में थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर। अभी मैंने अबीर सेन है एक हमारे, जिनको इंदू की जवानी मैंने किया, रेडवानी के साथ फिल्म की, वो आने वाली है, वो पूरी हाँ कंप्लीट जी। हो गई है, लॉकडाउन से पहले हो गई थी, मगर लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाई, जून में रिलीज होनी थी। टी सीरीज की, और इसकी निखिल अडवाणी जी की फिल्म है वो, और बहुत अच्छी फिल्म है, एक रात की कहानी है, और उसमें थ्रू आउट उस फिल्म में हम लोग हैं। तो उसके डायरेक्टर अबीर सेन, वो बहुत अद्भुत अद्भुत कमाल के डायरेक्टर। ऐसे आपने शशांक खेतान जो है, आप अच्छा करिए, ऐसी मनीष भी, मैं आप, और राजीव ईरानी हाँ, तो राजू जवाब नहीं, ईरानी जी के। तो उनका तो जवाब नहीं। मैं पीके के दौरान भी क्या हुआ देखिए, बदकिस्मती से मेरे साथ कुछ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो ही जाता है। मैं बहुत बड़ा रोल करने वाला था पीके में, तो उस दौरान मेरी एक फिल्म चल रही थी वाताज, तो उसका क्लाइमेक्स रह गया था। तो अब 7-8 दिन का शेड्यूल था, जो रोल मुझे दे रहे थे पीके में राजू जी, तो वो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि क्लैश हो गया डेट डेट का। तो उन्होंने कहा, आमिर खान साहब जा रहे हैं बाहर, उसके बाद आप नहीं कर सकते, और कच्चे में हमने रेलवे ट्रैक ले रखा है, ये कर रखा है, तो आपको आना ही पड़ेगा इन डेट के, उसके बाद भी 1 महीने तक आमिर खान नहीं है। तो आमिर खान की डेट लेना बड़ा मुश्किल, गोविंद जी मान जाओ। तो उन्होंने मेरे डायरेक्टर से भी बात की, मैंने कहा अगर वो मुझे छोड़ देंगे तो मैं आ जाऊंगा भैया, मगर मैं अपनी फिल्म कंप्लीट करूंगा, क्योंकि ये ही सीखा है हमने थिएटर में, और कुछ नहीं, कि जो जमान दे दिए कंप्लीट करना, ये नहीं कि बड़ी फिल्म मिल गई तो तुम छोड़ के चले जाओगे। इसी चक्कर में मुझे बहुत फिल्में मेरे हाथ से निकली भी, बड़े बड़े रोल भी, बड़े बने की फिल्में निकली, कि आपने कोई असाइनमेंट पकड़ रखा है, थिएटर का असाइनमेंट पकड़ रखा है, कहीं जाने का पढ़ाने का एक्साइटमेंट पकड़ रखा है, और उस पर मिल गया तो जो कमिटमेंट पहले हो गया तो उसको पूरा करना है। इसके चक्कर में मेरी बहुत सारी फिल्में छूटी बड़े रोल में। तो खैर कोई बात नहीं, आप यकीन करेंगे, तो वो मेरे हाथ से निकल गई फिल्म। कट टू, मैं 2013 में फिर चला गया अपना, एक रावी सीरियल मिल गया मुझे, मैं दिल्ली से बॉम्बे चला गया। मेरा उससे पहले मैं दिल्ली में ही करता था 12-13 तक, तो मैं शिफ्ट हो गया वहां पर अकेला, और मुझे रावी मिल गया। रावा जी में मैंने घर के मुखिया का एक पापा जी का रोल किया। तो उस दौरान मुझे एक दिन शूट पे फोन आया, एसोसिएट जो थे राजू जी के, कि मैं पीके से बोल रहा हूँ, और राजू जी का एसोसिएट, और गोविंद जी एक रोल है, आपको करना है वो, और राजू जी ने बोला है, और आप प्लीज मना मत कीजिएगा। मैंने कहा कब है शूट? बोले नवंबर में, और ये बात हो रही है जुलाई अगस्त में। मैंने कहा टिकट भेज दीजिए, मैं आऊंगा, खत्म हो गई बात। रोल भी नहीं पूछा, पैसे भी नहीं पूछे, मैंने कहा मैं करूंगा। बोले सर एक ही दिन का काम है। मैंने कहा आधे दिन का काम होगा तो भी करूंगा। मैं बहुत पछता रहा था कि मैंने कहा इतने बड़े फिल्म का बड़ा काम छोड़ दिया तूने, पीके जैसी फिल्म में, है ना, और तू यार ये, मैंने कहा मैं करूंगा जी। अब मैं पहुंच गया सेट पे, सेट पर पहुंचा, तो उधर आमिर खान का शॉट चल रहा था लाल किले के पीछे। मैं बॉम्बे से आया और घर आया, घर से बाद सीधे मैं अपना लाल किले के पीछे वैन लगी थी, वैनिटी, उसमें बैठ गया। तो थोड़ी देर में आवाज हुई, खट खट खट, दरवाजा खटखटाया। तो मैंने कहा कोई बॉय आया होगा, या कोई कॉस्ट्यूम वाला आया होगा, या कोई ये असिस्टेंट आया होगा कुछ बताने के लिए। मैंने कहा आजा भाई अंदर आजा। अरे मैंने कहा यार अंदर आजा, बाहर गर्मी हो रही है, अंदर आजा। मैं जोर जोर से बोले चला जा रहा हूँ, तो आवाज आई नहीं आप बाहर आ जाइए। अरे मैंने कहा मैं बाहर क्या करूंगा यार, तू अंदर आ जाना यार। अरे आप बाहर तो आइए। बड़ी मध्यम सी आवाज, और मैंने दरवाजा खोला तो राजू रानी। और काटो तो खून नहीं। अरे मेरे को, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को काटो तो खून नहीं। मैंने कहा सर आप क्यों आ गए सर? कहाँ वो लाल किले के मेन गेट पे, हमारा वहां से आप आधा किलोमीटर चल के आ गए। सर मुझे बताओ मेरे से क्या गलती हो गई? कह रहे नहीं कोई गलती नहीं, आप नीचे आइए। मैंने कहा नहीं सर आप नीचे नहीं, आप ऊपर आ जाइए, ठंडे में तो बैठिए सर। मैंने कहा सर मुझसे गलती हो गई, माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं करे, आप परेशान मत होइए, मैं समझ गया था, आप नीचे आइए। मैंने कहा हाँ। अब भाई साहब वो उन्होंने, जैसे दोस्त होते हैं ना, ऐसे बोले, ऐसे कैसे बोलेंगे डायलॉग आप? बहुत ही आराम से। मैंने कहा सर ऐसे बोलूंगा। हाँ जितना नॉर्मल हो ना उतना ही ऐसे ही बोलना, बस फालतू नहीं। अच्छा मैंने कहा सर ये तो बता दो, इसके आगे पीछे क्या है, ये कैरेक्टर क्या है? पुलिस वाला तो है, मगर है क्या ये क्यों बोल रहा है? पीके क्यों बोल रहा है ये? पीके है क्या? क्या कौन सा पीके सर ये? उस वक्त तो कहेंगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, और ये डायलॉग जो तुम्हारे पास है ये तुम भी मत बताना फिल्म रिलीज होने तक। मैंने कहा
सर मैंने कहा कुछ तो बता दो, कह रहा आप जो डायलॉग बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, ये नेचुरल इतना ही बोलना बस। मैंने कहा सर कुछ तो बता दो, कुछ नहीं बताऊंगा और ना ही आप किसी को बताना, और चले गए। ये डायरेक्शन था राजू ईरानी का। और सेट पे गए, एक रिहर्सल हुआ, हैंडल शॉट था, जैसे ही वो आमिर खान आए मैंने उनसे बोला सर आपको और आपके काम को प्रणाम नमस्कार, बताइए क्या करें, मैं गोविंद पांडे। तो उन्होंने कहा अरे, खुश हुए, मुस्कुराए आमिर खान। आमिर खान मेरी छाती पर आ रहे थे, तो देखते मैंने कहा ये सीन लगेगा ही नहीं यार, उनका सर मेरे यहाँ आ रहा था चेस्ट पे, मैंने कहा ये सीन लगेगा ही नहीं, ये मैंने तो दिमाग में ये घुसा था, मैंने कहा ये एक्टर कभी भी अपने से बड़े स्क्रीन पर होने नहीं देते किसी को, यार ये छाती पर आ रहा है इसका सर, ये मेरे को ये सीन रहेगा ही नहीं। इन्होंने ले तो लिया, कर ले गोविंद पांडे कोई बात नहीं, तो अब राजू जी ने बोला कर ले, राजू जी से अगली फिल्म में बड़ा रोल मांगेंगे, बड़ा तो दिया ही था उन्होंने, तूने नहीं किया। हाँ अरे मैंने कहा तेरी किस्मत खराब है, तू बड़ी फिल्मों में, मतलब ऐसा मेरे को आ रहा था, ये सीन रहेगा नहीं। रिहर्सल की, हो गया ओके, कैमरामैन ने ऐसा ऐसा किया, राजू बोले ठीक है, एक टेक हुआ ओके, दूसरा टेक, तीसरा टेक, तीसरे टेक के बाद आमिर खान ने रोक दिया मुझे, बोले आप कहाँ से हो? अच्छा उसमें गाली नहीं थी बावड़े स्क्रिप्ट में, वो मैंने ऐड कर दी थी। बोले मैंने कहा बावड़े, मैंने कहा वहां खोया और तू यहाँ ढूंढ रहा है? मैंने कहा ले गाली दे दी, इसको बुरा लग गया। अबे तू एक तो हाइट में छाती पर आ रहा है, तूने अपने ऊपर से तूने इसको गाली दे दी, जो स्क्रिप्ट में था वही बोलता। मैं अंदर से सोच रहा मेरा सब टेक्स्ट सोच रहा है। अब आमिर खान ने रोक दिया तेरे को, अब ले। वो पूछ रहा क्या नाम है आपका? मैंने गोविंद पांडे सर। कहाँ से हो आप? मैंने कहा दिल्ली से हूँ सर। आप बॉम्बे क्यों नहीं आ रहे? मैंने कहा सर है ये क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा बॉम्बे नहीं आ रहा है सर, मैं बॉम्बे आ रहा हूँ सर, काम कर रहा हूँ, हाथ पाँव मार रहा हूँ सर। तो राजू जी बोल पड़े अरे नहीं सर इसमें वो वाला रोल में, जब तक हमें नहीं पता था कौन सा रोल क्या है, डिस्क्लोज नहीं की थी, पीके बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं की थी फिल्म। अब वो क्यों नहीं की थी वो तो बाद में पता लगी, कंट्रोवर्सी ना हो जाए करके, तो वो हमें बाद में पता लगा। तो चुपचाप किसी को भी नहीं बताना, तो कौन सा रोल कर रहे हैं क्या है, नहीं बिल्कुल नहीं, सेट पे पता लगा। तो मैंने कहा सर, फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मैं गोविंद पांडे एनएसडी रेपेटरी में रहा हूँ 2007 से, अब हाथ पांव मार रहा हूँ सर, बॉम्बे आने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं यू कम विद, यू वर्क विद मी। मैंने कहा हाँ सर, यशपाल यशपाल मेरे साथ के लोग हैं, वो बहुत बड़े स्टार बन गए, मैं रह गया सर, मैं थिएटर ही करता रह गया, वो लोग 96 में निकले, सब लोग स्टार हो गए, मैं बहुत छोटा सा रह गया सर अभी, अब हाथ पांव मार रहा हूँ। नहीं नहीं यू कम विद, यू वर्क विद, मेरा यहाँ पे मारा है, यू कर विद मी। फिर वो राजू रानी बोले सर आई एम सीन इज मेनी फिल्म, इस बैंड बारा ये वो, इज वेरी फाइन एक्टर, ये आक्रोश आक्रोश जब तक 2-3 फिल्में आ चुकी थी, तो वो राजू जी ने मेरी तारीफ की। आमिर खान ने मुझसे वादा किया सबके सामने कि नहीं यू वर्क विद मी, यू वर्क विद मी। अभी लाल सिंह चड्ढा में उन्होंने मुझे बुलाया भी था, वो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि फिर क्लैश हो गई मेरी डेट, एक दूसरे यशराज की बैंड बाजा बारात की डेट क्लैश करके उन्होंने चेंज की, और बहुत हैवी अमाउंट पे, बहुत अच्छे अमाउंट पे उन्होंने मुझे किया, कॉस्ट्यूम ट्रायल लिए, सब कुछ लिए, मैं लखनऊ शूट कर रहा था, वहां से बुला करके सब कुछ किया, मगर इत्तेफाक से फिर ये, और रोल भी थोड़ा छोटा हो गया था, 8-10 दिन का रोल था, करीना के फादर का रोल था, तो वो थोड़ा छोटा हो गया। अब मेरे लिए था कि आमिर खान की फिल्म करनी, और उन्होंने अपना वादा जैसे भी किया वो तो पूरा किया ही था, मैं ही नहीं कर पाया। तो ये इस तरह की घटनाएं घटी उस दौरान भी। काफी अच्छा लगा सर आपको सुन के। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी रहती है कि जब भी डायरेक्टर के साथ आप काम करो, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपको सुन के काफी अच्छा लगा। थैंक यू। इजाजत। हमारे साथ एक और रंगकर्मी है, प्लीज आप आ जाइए और जो भी अपने सवाल पूछना स्क्रीन पे आ जाइए। नमस्कार जी ऋतु जी। नमस्कार जी, गोविंद नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। आप उत्तराखंड की शान भी हैं इन सब चीजों के साथ साथ। थैंक यू जी। मैं कुछ पर्सनल बात करूंगी आपसे हाँ कि बिल्कुल। जैसे हर किसी स्टेट का कल्चर बढ़ चढ़ के देखने को मिलता है, जबकि हमारे कुमाऊं में से एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट निकल के आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और फिर भी वहाँ का कल्चर उभर के नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए आप, वहाँ का कल्चर फिर भी उभर के नहीं आ पा रहा है उस तरह से, तो इसके लिए जी जी बताइए। हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए, पूरा कर लीजिए आप, मैं सॉरी। नहीं, मैं बस मेरा यही बात है कि इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे, और कि जिससे वो भी, और वहाँ का कल्चर, वहाँ का खान पान, मतलब वहाँ पे कितनी सारी चीजें हैं, आप तो जानते ही हैं, और सब छिपी हुई हैं। जी, मैं आपको बताऊं कि जब मैं पर्वती कला गेंद में 81 के आसपास जब आया था, तो मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ था, और कहने को पहाड़ी था, और मेरी शक्ल सूरत भी देख लो, कोई मुझे जाट कहता है, कोई राजस्थानी कहता है,
और कोई भी पहाड़ी नहीं कहता। और रोल भी आपने देखे होंगे ज्यादातर फिल्मों वगैरह में सब ऐसे ही मिलते हैं, टेढ़े जी। मेढ़े। और हरियाणवी या राजस्थानी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या पंजाबी, या ऐसा जो भी है। तो पहाड़ियों का 80s के दौर तक ये था कि या तो बहरा बनते थे, या वो जो बहुत बड़े थे, तो ऐसा नहीं कि पहाड़ी बहुत बड़े डायरेक्टर, बहुत बड़े आईएएस आईपीएस भी थे, मगर वो जी। आईएएस आईपीएस नीचे वालों को देखते ही नहीं थे बिल्कुल भी। ये जी। सच है। और उनको जी। शर्म आती थी, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर होटलों में, घरों में खानसामा और वेटर जो है, ये पहाड़ियों की छाप लगी हुई थी, खासकर हमारे पहाड़ की, उत्तराखंड के लोगों जी। की, कि या तो ये जी। चौकीदारी कर रहे हैं, या ये ढाबे में जो है खानसामा बहरा बनते हैं। तो इस चक्कर में लोग अपने को पहाड़ी कहना ही गाली, मतलब पहाड़ी होना मतलब गाली। और जो हम यंग बच्चे थे, वो अपने को पहाड़ी कहते ही नहीं थे। मगर मैं आपको बताऊं, मैं पर्वतीय इलाके में जब गया, मोहन उपेती जी के सानिध्य में, और बीएम शाह जी के सानिध्य में, और बडोला जी जैसे लोग, इन लोगों के साथ मैंने देखा वहां की जब लोक कथाओं को, लोक गीतों को, लोक गायन को मैंने समझा, बारीकी से देखा, उसको, उसका मैं पार्ट बना, उसका भाग बना, और करते 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 मतलब मैं पहाड़ी हो गया। और आज मैं फख्र से कहता हूँ मैं उत्तराखंडी हूँ साहब। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे उत्तराखंड के लोगों को आज वर्ल्ड में सर्वे हुआ था अभी पिछले साल, कि सबसे शरीफ, सबसे ईमानदार हिमाचल के, और ये पहाड़ी जो हमारे 3 पहाड़ी स्टेट है, इसके लोग हैं, उसमें उत्तराखंड का बिल्कुल, नाम बिल्कुल सच है, एकदम नंबर सच। ईमानदारी, ईमान देख लीजिए आप, डोभाल साहब देख लीजिए, आप दूसरे बिल्कुल, रावत को देख लीजिए, आप बिल्कुल, जितने बिल्कुल, अभी पूरे गवर्नर देख लीजिए हमारे हिंदुस्तान, मोदी मोदी जी के साथ अभी जो जितने भी बड़ी मेन जगह है, वो सारी बिल्कुल, पहाड़ी हैं। बिल्कुल। गवर्नर तक पहाड़ी है, जी, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों में। जी, और भी मैं जगह है जहां जिसको होल्ड किया हुआ पूरा, और मोदी जी जी। ईमानदार लोगों को चलते हैं, ये बात सच है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। झूठ, मैं कोई बीजेपी या आरएसएस का आदमी नहीं हूं, ना मैं किसी कांग्रेस का आदमी हूं, मैं किसी का ना कम्युनिस्ट हूं, मैं बिल्कुल एक आर्टिस्ट हूं। ये जो सच है मैं वो सच बोल रहा हूँ। हमने जी। तो कांग्रेस पे बहुत काम किया है, तो लोग मुझे कांग्रेसी कह सकते हैं। मेरे फादर भी थे भी कांग्रेसी, और हमारे यहाँ कांग्रेसी संजय गांधी भी हमारे घर आया जाया करते थे, तो कांग्रेसियों का मेरे घर में जमावाड़ा बहुत है, तो इसलिए ऐसा नहीं, मगर तो ईमानदारी वाली, सच्चाई वाली बात। अब रही बात ये कि उस चीज को हमारे आर्टिस्टों ने, हमारे लोगों ने तोड़ा है। अभी आपको मैं बता दूं, बेड़ू पाको पूरे वर्ल्ड में गाया जा रहा है, और 1944 में ये एक होटल के गाने में, होटल में इप्टा के गाने के लिए ब्रिजेलाल शाह जी ने गाना लिखा था, और शाह जी ने एक चाय की दुकान पे इसे कंपोज किया था, इस गाने को, बेड़ू पाको को, जी, जी, जो जी। का गाना बन गया और पूरे वर्ल्ड में गाया जा रहा है। अभी जी। स्वीडन की कुछ बच्चियां गा रही थी, रशिया में गा रही थी। तो अब हमारी वो बात नहीं रह गई जो पहले थी। अब बहुत बड़े आईएएस आईपीएस डायरेक्टर और बड़ी बड़ी अच्छी फिल्म, उर्वशी रौतेला देख लो, और हमारा सिंगर देख लो पहाड़ी, है ना, अभी डांस आइटम में राघव देख लो, और ऐसे सीरियल्स में देख लो, बडोला जी की फैमिली देख लो, हेमंत पांडे देख लो, बहुत हमारे पहाड़ी लोग जो हैं, और भी करण है, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत। और एक कमाल की बात हो रही है कि अभी हमारे जो यंग बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो गढ़वाल से आ रहे हैं, चाहे वो कुमाऊं से आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि पियानो पे एक गाना बनाया है, यूट्यूब पे आपने देखा होगा, छाना बिलोरी का। हाँ, छाना बिलोरी। ओहो, मैंने जैसी वो सुना गाना, हम्म। अब एक मेरे दोस्त है अनूप अनूप त्रिवेदी, उसमें उन्होंने एक काम किया, वो जो शगुना दे ओ, वीडियो, अरे साहब, बहुत सुंदर, इसको बहुत ही सुंदर। मेरी मिसेज, हमने मोनोपति साहब के मुंह से गाना सुना, हम गाते भी थे छाना बिलोरी का, मेरी मिसेज बहुत अच्छा हाँ। गाती है, वो ट्रेडिशनल। अच्छा। मगर इन बच्चों ने जो अभी उसको मॉडर्न पियानो के साथ, गिटार के साथ नए तरीके से जो प्रस्तुत किया है, आप यूट्यूब पे देख लीजिए हाँ। साहब, वो दिल को छूता है, आंसू निकलते हैं। और आप लंदन के बच्चा हो, चाहे वो कॉन्वेंट का बच्चा हो, वो उस गाने को, मेरा बेटा जो थ्रू आउट कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ है, और वो लॉ करके अभी एलएलएम कर रहा है, वो गाना, वो भी मिसमराइज था उस गाने को सुन करके। मैं भी था, जो कि मैं इतना पुराना, मतलब लोक संगीत और लोक नाटिकाओं को करने वाला आदमी हूँ, मैंने ओरिजिनल धुनें सुनी है, मगर मुझे भी लगा कि हाँ, यही तरीका है इनको इनहांस करने का, नई जनरेशन को पहुंचाने का, उसमें उसकी आत्मा भी नहीं मरी। और अब आपने देखा होगा कि नेगी जी का एक गाना है, जो बेचारा वो आर्टिस्ट गुजर गया शायद, वो जो गाना गाता था गढ़वाली, जय हो वाला जो गाना है, वो जागर स्टाइल में जो गाना है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। दर 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 दर, ऐसा कुछ गाना। अभी बड़ा फेमस हो रहा है वो सॉन्ग आजकल।
हो रहा है। मैं देखता हूँ अभी अभी आपको मैं बताऊं ये जो कौतिक होता है, मैं कई सालों से मुझे कौतिक, हेमंत हाँ। को, उर्वशी रौतेला को और अपने जुबिन नौटियाल को और हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, अलका बडोला को, इन सब लोगों को, हम सब लोगों को बुलाया जाता है हर साल। वहां पर हम जाते हैं तो हजारों पहाड़ी एक फिल्म फेयर अवार्ड की तरह वहां पर इकट्ठा होते हैं। पूरा उत्तराखंड वहां पर आता है, मिनिस्टर्स भी आते हैं, आपके गवर्नर भी आते हैं, हमारे कोश्यारी साहब भी इस बार पिछले बार पहुंचे हुए थे। आप यकीन करेंगे कि मुझे वहां फक्र होता है कि हमारे लड़के लड़कियां इतना अच्छा गाना गा रहे हैं, इतना बढ़िया कर रहे हैं, और अब हमें कोई शर्म नहीं। हमारा खाना देख लो, झूमर का जो चावल है, मैगडी में मेरी भतीजी है, वो भी सीरियल करती है, अंकिता लीड रोल में आती थी। आप यकीन करेंगे कि एक दिन मैगडी से वो केली, फूफा जी हम पुणे से कहीं हम लोग जा रहे थे, तो बोली ये खा के देखो, बहुत महंगा है, देखो ये 450 का है, देखो खा के देखो, खा के देखो, इतना ज्यादा कटोरी में। मैंने खाया तो झूमर की खीर जिसको हमारे यहाँ जानवरों को खिलाया जाता था। मडुआ 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 जो हाँ, है मडुआ, काले हाँ रंग का हाँ। आटा। मैं, आप यकीन करेंगे, अभी मैं फिल्म में था, क्लार्क में रुका हुआ था, अवध क्लार्क में 1 महीना हम रुके हुए थे। तो 9th ऊपर फ्लोर पे, 12वीं फ्लोर पे अजय देवगन भी रुके हुए थे। उन्होंने शूट अच्छा। वहां लिया हुआ था और वो वहीं रुकते हैं, और वो वहां पर उनका रसोईया भी था। अभी मुकेश तिवारी मेरे दोस्त है, मेरे क्लासमेट, हमारे साथ के लोग हैं हम लोग। तो वो हमें एक और फिल्म कर रहे थे वहां पे, 2 फिल्में चल रही थी। तो वो खाने के लिए क्या खा रहे थे, वो नाचने के नाम पे वो मडवे की और जवारी की रोटी। तो बोले सर हम तो यही खाते हैं। हाँ हम यार, फैट हो जाता ना, फैट हो जाता ना, पेट ठीक नहीं होता ना, तो हम तो यही खाते हैं। मैंने कहा, अब तुम लोग सारे यही खाते हो? मेरे सीरियल के हीरो हीरोइन सारे बच्चे, जिनको टमी नहीं चाहिए, जिनको मसल चाहिए, मगर वो हमारे यहाँ गाय भैंसों को खिलाया जाता था मडुआ। मगर उसके अंदर कितना आयरन है ये बाद में पता लगा, वो एक्सपोर्ट हो रहा है 200 रुपए किलो। जी और जी मैंने खुद खरीदा बॉम्बे में, जी किसी जी। को खुआ है। अरे भाई दे दो भाई, मेरा भी पेट गड़बड़ रहता है, मैं भी खाऊंगा यार। तो अच्छा। हमारे खाना, अब हमारा, मैं वही बोल रहा हूँ, हमारा खाना, पहली बात तो हमारा खाने की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि हिमाचल चले जाइए, कश्मीर चले जाइए, केरल चले जाइए। मैं गया हूँ, मैं सब जगह गया हूँ एनएसडी के साथ। मैं एनएसडी लिबर्टी में पूरे हिंदुस्तान घूमा हूं, पूरा हिंदुस्तान। और हर साल हम जाते थे नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, जो भी ट्रेडिशनल खाना है साहब, उसका जवाब नहीं, वो कमाल है, कमाल है, कमाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100%, हमारे बिल्कुल। हिंदुस्तान का जो ट्रेडिशनल खाना है ना, चाहे वो दाल चोखा लिट्टी जो हम राजस्थान का खाना खाते हैं, आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। हरियाणा का ले लो, पंजाब का ले जी लो, जी जी। आप इंटीरियर में केरल में गया, पनिक्कर हाँ। साहब ने हमें खाना खिलाया, रेपेटरी को, ट्रेडिशनल हम्म। खाना। आप यकीन जी करेंगे, 50-60 आइटम थे एक पत्तल में, केले के पत्तल में। चखने जी चखने जी। में पेट भर गया, फिर भी छूट गया। और इतना टेस्टी कि मैं आज तक नहीं भूला। ये 2006 की बात है, मैं आज तक नहीं अरे भूला वो खाना, आज तक नहीं भूला क्या मैं बात। केरल की बात बता रहा हूँ, केरल की। जी उन्होंने हमें हमें ट्रेडिशनल था। तो हमारी किसी भी, मैं पर्टिकुलर, हमारा हमारा उत्तराखंड का खाना तो है ही अच्छा, जी। और पौष्टिक है, बहुत शुद्ध है। और हम्म। मगर मैं कह रहा हूँ हमारे पूरे हिंदुस्तान का ही खाना बहुत अच्छा है, अगर बिल्कुल बिल्कुल। ओरिजिनल वे में अगर आप उसको खाएं तो। अच्छा, आपने 2 गानों के नाम लिए अपने हम्म, पहाड़ के, हम्म। अगर दोनों ही गुनगुना के सुना दें तो मजा आ जाएगा। मैं आपको एक वही पहाड़ का में एक बहुत अच्छा गाना है, वो उसी के जी लेवल का, बेड़ू पाको तो आपने सुना हुआ है। जी मैं जी मैं मैं वो सुनाता हूँ आपको, जी। ठीक है। और मैं उतना अच्छा नहीं गा पाऊंगा, अरे, मगर फिर आपका भी गुनगुनाना ही बहुत है हमारे लिए। तो, क्योंकि रियाज नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि गाना रियाज मांगता है। तो कोशा की नावा बिना लपकी होली, ओ कोशा की नावा बिना लपकी होली, हाँ बैठी बे ऊणी ल्या
काबटी बे छे काबटी लोड़ी ओ के सोरा बेबे ऊणी लायु ओटा बेलूणी ओटा बेबे ऊणी लायु सोरा बेलूणी ओ आरा। इस तरह था जी ये गाना। एक बहुत ट्रेडिशनल पुराना गाना है। क्या बात। मैं गोविंद जी जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी पहाड़ से हूँ, लेकिन उत्तराखंड से नहीं, जम्मू कश्मीर से हूँ, और मुझे लगता है पहाड़ी म्यूजिक ऑलमोस्ट हर जगह सेम होता है। आपने म्यूजिक की जो प्ले किया, मैं तो अपने जम्मू के पहाड़ों में पहुंच गई आपके। इतना नॉस्टैल्जिक, इतना खूबसूरत, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज। हमारे साथ एक और बहुत खूबसूरत, अभी हम आपसे और सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक और रंगकर्मी है पंकज, अगर आप आए, आप सवाल पूछ ले। पंकज जी, आप हमें से कोई आए, अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज स्क्रीन पे आ जाइए। बहुत ही खूबसूरत। मैं चाहूंगी कि एक गाना तो आप हमें और सुनाए चलते चलते, तो मैं जरूर आपसे सुनना चाहेंगे। बहुत ही खूबसूरत, इतना नॉस्टैल्जिक, बट सो ब्यूटीफुल। तो एक और आपसे चाहेंगे कि आप सुना सकें हमें। अच्छा, मैं अपनी कंपोजिशन सुनाता हूँ। एक प्ले था विक्रम वर्षीय, ये 2008 में NSD सेकेंड ईयर को करवाया था, तो उसका एक गाना है, वो मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ जी जी जी, बिल्कुल। गरज बरस सावन की घटा से, मरुभूमि को नहा रही, स्पर्श तुम्हारा प्रिय, स्पर्श तुम्हारा प्रिय, अभिलाषी अनुरागी तन में प्रेम अगन को जगा रहे, स्पर्श तुम्हारा प्रिय, वर्षा की पहली बूंदे, वर्षा की पहली बूंदे तपती धरा में समा रहे, स्पर्श तुम्हारा प्रिय, स्पर्श तुम्हारा प्रिय। जी, ये एक प्ले के लिए मैंने कंपोज किया था। तो बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, मल्टी टैलेंटेड है आप, वाकई। वी आर सो प्रिविलेज्ड टू हैव यू हियर। और हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, उन सबको मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी। संस्वार खान साहब हैं, वो लिखते हैं कि आप स्टार मेकर हैं। राजीव मैने जी हमारे साथ जुड़े हैं। सरला मेहता जी, आकाशवाणी के नाटकों का एक अच्छा नाम, बड़ा नाम। अमरजीत अरोड़ा जी, सिराज मिथुन, अमोद भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर भगवंत जी, बहुत शुक्रिया। श्याम सुंदर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधापुरी जी, शुक्रिया। इजहार हुसैन सईद साहब, किंग भारती, विश्व दीपक त्रिखा जी, बहुत शुक्रिया। जसकिरण चोपड़ा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे, अमरजीत जी, हरविंदर कौर, हरविंदर बबली, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक लॉट फॉर ज्वाइनिंग। सुधा जी, रेपेटरी में होते थे हमारे साथ जी। अय्याज शारिफ श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हैं, जो मीडिया से जुड़े हुए हैं। ही इज आल्सो डॉक्टरेट इन, ही इज इनटू थिएटर एंड ही हैज अ नेम इन JNK एंड ही हैज रिटन की फर्स्ट पर्सन आपके लिए कि हु हैज बिल्ड हिज हाउस ऑन थिएटर अर्निंग। ये बहुत बड़ी बात है।
ये उन्होंने लिखा। वाकई ये बहुत बड़ी बात है। सपना हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत सारे हमारे साथ लोग जुड़े हैं। असगर हुसैन साहब जो वॉयलिनिस्ट हैं, बहुत जिनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत हम वो लोगों ने साथ में बहुत काम किया, बहुत बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, बहुत गुणिया, बहुत ही गुणिया आदमी। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो कह रही हैं उन्होंने भी आप बहुत काम किया, आप दोनों ने मिलकर हमारे साथ रेडियो की कलाकार हैं। विनीता ठाकुर जी, सानुकुल गुप्ता, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है मैं कुछ नाम मिस कर पाऊं। एस के बत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उपेंद्र नाथ रैना जी, शगुन शेखर, रश्मि धर जी, आकाशवाणी नाटकों से का एक नाम, बहुत शुक्रिया। सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ जो हमारे साथ जुड़े हैं। और गोविंद जी, आई डोंट हैव वर्ड्स कि इतना मल्टी टैलेंटेड पर्सन आज हमारे साथ, शख्सियत हमारे साथ रूबरू के मंच पर आया। आई एम सो ऑब्लाइज्ड एंड बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। और एक बार फिर से अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी हमसे जुड़ने के लिए, हमारी हौसला अफजाई